लिखा है उस पर। चलो फराडे जो आज का नया चैप्टर, पहले चैप्टर का नेम देख लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो देखो इधर, इधर सुनो, इधर सब हो जाएगा, बाकी समझ लेंगे, जो लिखना होगा वो भी लिख लेंगे। पहले समझो चैप्टर है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर हम आपसे करंट कैसे बनती है, सभी लोग चाहे तो सुन सकते हैं कहानी। सुनो, चार भैया लोग जो चार ही करेंगे, बोलो नहीं, ठीक है, बोलना नहीं। अब सुनो इधर, इधर सुनो। अगर हम तुमसे ये बोले कि करंट कैसे बनती है, ये जो करंट आ रही है, लाइट जल रही है, फैन चल रहा, सब करंट की वजह से चल रहा है। करंट कैसे बनती है? अब कह दो फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम आपसे पूछे करंट की डेफिनेशन बताओ, तो करंट की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो से करंट बनती है। अब चार्ज कैसे फ्लो कराएं? पकड़ पकड़ के घुमा के लेके जाएंगे क्या इधर से उधर? बताओ, चार्ज कैसे फ्लो कराएं? अभी कह दो कि हमने उस दिन बताया था कि एक दिन एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि बैटरी लगा दो चार्ज फ्लो हो जाएंगे। चलो ठीक है, बैटरी लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। बैटरी क्या क्रिएट करती है? पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें फोर्स लगता है। अगर हम कह रहे हैं कि नॉर्मल बताओ कि हाँ वो तो बैटरी चार्ज थी, वो तो तुमने कहीं से बैटरी को चार्ज किया, एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल तुमने जनरेट किया। लेकिन हम नॉर्मल आपसे पूछ रहे हैं हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बैटरी ना लगाओ, फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप उसमें चार्ज जनरेट करो, करंट बनाओ। आज तो नहीं मेरे पास अभी है, मैं कोशिश करूंगा कि कल तुमको एक एक्सपेरिमेंट दिखाओ। बार मैग्नेट है किसी के पास? मैग्नेट रखा है? मैग्नेट है, लेके आना कल ना। तो मैग्नेट लेके आना, फिर बताएंगे कैसे बनता है, बना के भी दिखाएंगे, यहाँ पे करेंगे। बाजा वाले चुम्बक, शांत रहो, थोड़ा धीरे, हाँ नहीं, बाजा वाले चुंबक तुमको अभी बाजे वाला बनाएंगे, इसको क्या हिला दो। तो रेट, हम आपको तरीका बता देते कि करंट कैसे बनती है। करंट बेसिकली सबसे पहले फराडे ने बताया था कि कैसे करंट बनती है। हाँ, तो माइकल फराडे, ठीक है, देखियो इमेज, देखियो माइकल फराडे की, अभी देखते हैं। हाँ अभी देखते हैं, अगर चलाते हैं इसको, अभी चेक करते हैं। माइकल फराडे ऑन है क्या? हॉटस्पॉट ऑन करो। ऑन है, चलो अभी देखते हैं, उनकी इमेज भी देख लेते। तो हुआ क्या था, काफ़ी बेसिकली इन्होंने किया कुछ, मतलब किया तो बहुत कुछ, वो करने में अब तुमको अगर वो चीज़ बताया जाए, बस इतनी चीज़ से करंट बन जाती है, आपको एकदम ऐसा लगेगा कि बस इतना सही करंट बन जाती है, मतलब इतना इजी काम करने से भी करंट बन जाती है। लेकिन वो इजी काम ढूंढने में भी कम से कम 30-40 साल लग जाते हैं। जब पहली बार कोई चीज़ ऐसी रिसर्च करो, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। ये कॉइल है, क्या है? कॉइल। इसके बगल में रखा हुआ है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट या कैसा भी मैग्नेट हो सकता है, ठीक है। नहीं, रुक जाओ 2 मिनट, ऑफ है, ऑफ करो। न्यू चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बुक का सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़े रहना। इसके बाद देखो, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कॉइल लिया और कॉइल पे 5 कंडीशन उन्होंने अप्लाई की।
5 कंडीशन, बेसिकली कंडीशन उन्होंने बहुत अप्लाई की, लेकिन सक्सेस जो बाद में मिली वो 5 से ही पूरा एक्सपेरिमेंट हमको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या क्या किया हम आपको बताते हैं। उनका पहला स्टेप ये था, यहाँ पे इन्होंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है आपको पता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको ये भी बताया कि गैल्वेनोमीटर एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर सकती है। और इसकी रीडिंग कहाँ पे होती है, इसकी नीडल कहाँ पे होती है? इसकी नीडल होती है सेंटर पे, 0 पे, -1 -2 -3 +1 +2 +3 ऐसे टाइप की होती है। गैल्वेनोमीटर में बीच में क्या लिखा होता है? G। ठीक है, ये ऐसा मीटर होता है गैल्वेनोमीटर। वैसे हमने शायद दिखाया था इमेज में गैल्वेनोमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो ये है गैल्वेनोमीटर। इन्होंने क्या देखा कि जब बार मैग्नेट बाहर रखा हुआ है, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट है, बाहर बार मैग्नेट रेस्ट में रखा हुआ है बाहर, तो उन्होंने देखा नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अभी रखा हुआ है। कॉइल इधर रखी हुई है, बार मैग्नेट इधर रखा हुआ है, कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं हुआ। मतलब कोई करंट बनी क्या? नहीं बनी। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया? बार मैग्नेट मूव इनसाइड, ये बी का मतलब बार मैग्नेट है ना, अंदर की तरफ लेके आ रहे इसको, कॉइल के अंदर की तरफ। तो उन्होंने देखा करंट इंड्यूस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। उन्होंने क्या देखा? करंट इंड्यूस, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, इसके बाद थर्ड नंबर पे उन्होंने क्या किया कि ये बार मैग्नेट अंदर रख दिया, लेके आए और रख दिया, रखा है थोड़ी देर। फिर देखा कि गैल्वेनोमीटर जब हम मूव करा रहे थे तब तो आगे की तरफ था पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही हमने उसको वहां पे रख दिया तो वो फिर 0 हो गया। मतलब बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेट रखने पर, वो कॉइल के अंदर मैग्नेट रखने पर कोई करंट नहीं बन रही। गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन। थर्ड नंबर पे बार मैग्नेट पुट इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर अगर हम बार मैग्नेट रख दें तो वहां पे गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन। अगर हम उसको अंदर रख देते तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। यहां तक कोई दिक्कत? ये आप करके देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको कल ये चीज एक एक्सपेरिमेंट दिखाने की रियल में यहाँ पे। ठीक है, कॉइल ले लेंगे और मैग्नेट हो तो वो ले आना। मैग्नेट नहीं है शायद मेरे पास। इसके बाद अब बार मैग्नेट को बाहर लेके आ रहे हैं। फिर 5th स्टेप पे क्या कर रहे हो? बार मैग्नेट को बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं। फोर्थ स्टेप, बार मैग्नेट मूव्स आउटसाइड। अगर बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर फिर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब करंट बन रही है। तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन निगेटिव डायरेक्शन। पहले डिफ्लेक्शन किधर शो कर रहा था? इधर। अब डिफ्लेक्शन किधर शो कर रहा? इधर। ठीक है, हो सकता हो पहले वो निगेटिव में डिफ्लेक्ट कर रहा हो तो अब किधर डिफ्लेक्ट करेगा? पॉजिटिव। मतलब जो इनसाइड जब बार मैग्नेट ले जा रहे थे तो वो किसी एक तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, और जब बाहर की तरफ लेके आ रहे थे तो गैल्वेनोमीटर किस कोई दूसरी तरफ पहले के कंपैरिजन अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक, उसके बाद फिर 5th स्टेप में हमने उसको मूव तो कर लिया, पुट रेस्ट आउटसाइड। बार मैग्नेट पुट रेस्ट आउटसाइड मतलब बाहर, फिर उठा के बाहर रख दिया हमने। जब तक लेके आ रहे थे तब तक तो करंट बन रही थी, लेकिन अब ला के बाहर रख दिया तो कोई करंट नहीं बन रही। गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो
डज नॉट शो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा। कोई दिक्कत? ये सिंपल सी कहानी है। एक कहानी क्या है, रियल चीज़ है जो होता है ऐसा। अब इसको थोड़ा सा अलग फिजिक्स वाले वर्ड में हम लेके चलेंगे। मतलब यहाँ तो कोई फिजिक्स का वर्ड नहीं यूज किया ना मैंने कि हाँ ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये इंडक्शन है, कुछ भी नहीं यूज किया। करंट कब बनी कब नहीं बनी ये अभी हमने पढ़ा। इससे कंक्लूजन क्या निकला? अच्छा, इतनी कहानी सुनने के बाद क्या कोई बता सकता है कि करंट कब बन रही है? अब जब मूव कर रहा है तो ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि करंट बनने लगती है? शायद ये हमने 10th में भी पढ़ाया था, है ना? जब मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एन एरिया। एक एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो जब बार मैग्नेट मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्या इस एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो चेंज हो रही हैं? देखो जरा कैसे हो रही हैं। अगर चेंज हो रही हैं, ये दूर रखा था, लेट सपोज इससे कुछ बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड n नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं और इसके अंदर से केवल 2 ही जा रही हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, बार मैग्नेट को लेके आए और पास में रख दिया। यहां पे मान लो 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, अंदर से पास कितनी हो रही थी? इस जगह पे 2। अब यहां पे देखो, इसको चेंज करो। अब इस जगह पे देखो, शायद ही 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी हो जो अंदर से ना पास हो, लेकिन बाकी सब की सब अंदर से पास होंगी। तो पहले कितनी पास हो रही थी? 2। अब कितनी पास हो रही? 50 से तो 48, 2 मान लो बाहर से चली गई। तो चेंज हुई कि नहीं हुई? तो क्या चेंज हुआ? इसमें फ्लक्स चेंज हुआ। अगर इसमें फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट बनी। बस सिंपल सा पहला कॉन्सेप्ट यही है फैराडे का। 2 नियम है फैराडे के, उसमें से पहला नियम यही है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट बनेगी। कोई दिक्कत? या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होगा तब तक करंट बनेगी। इसके बाद कितनी करंट बनेगी? मान लो पहले इसको बहुत कम स्पीड से इनसाइड लेके जाया जा रहा था, अब बहुत तेजी के साथ स्पीड में लेके जा रहे थे। तो पहले ये +1 का डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, अब जब तेजी के साथ लेके जा रहे तो डिफ्लेक्शन अब भी शो कर रहा है, लेकिन +1 का नहीं, कितने का? +3 का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मतलब कम और ज्यादा वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया है। तो कब ज्यादा करंट शो होगी, कब ज्यादा करंट बनेगी? जब फ्लक्स बहुत तेजी के साथ चेंज होगा। तो ये फैराडे का दूसरा नियम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। जितनी तेजी के साथ फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ या फिर करंट जो बनेगी वो उतना ज़्यादा बनेगी। यहाँ पर कोई डाउट किसी को? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, इसी बेसिस पर पूरा चैप्टर पढ़ना है। और जो तुम लोग को लगता है, अच्छा एक और इंडक्शन से, ये चैप्टर ही इंडक्शन है, तो इंडक्शन कुकर देखे हो? घर पे नहीं होता इंडक्शन, देखे हो? अरे कुकर नहीं, उसको इंडक्शन ही बोलते हैं। हाँ इंडक्शन। क्या करता है वो? खाना पकाता है। प्लास्टिक में हाथ रख के देखना, देखो पकाए तो बताना हमको। क्यों? मेटल के साथ उसकी दोस्ती है। हाँ, हीट फ्लो नहीं होती यार। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, रुको बताना, अभी इस पे डिस्कशन चलना चाहिए फिर। तो ये फैराडे के 2 नियम समझ में आए। अभी हम ये लिखा क्या देंगे, बता देंगे अभी। जब ये बस फैराडे को समझाना मेरा जरूरी काम था। समझ आया कि नहीं? फैराडे का पहला नियम क्या है? जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट बनेगी या फिर इंड्यूस ईएमएफ होगा, और जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा बनेगी। इसको फार्मूले में अगर हम लिखें, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू -d∅dt। अब ये माइनस का काम क्या है? d∅dt तो समझ में आता है, माइनस क्या करें? माइनस क्यों लगाया?
ग्रेडियंट नहीं है, ग्रेडियंट तो लेंथ के साथ चेंज समथिंग तब ग्रेडियंट होता है। टाइम है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो बहरहाल अभी आएगा ये फराडे के इंडक्शन, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टाइम थोड़ा हम इस चैप्टर को और डिस्कस करते हैं। अभी इंडक्शन की बात करते हैं पहले। घर पे इंडक्शन होता है? हाँ हाँ, उसी इंडक्शन की बात करें जो घर पे इंडक्शन होता है। हाँ, अरे इसकी प्लेट कौन सी लगी रहती है? ये वीडियो में पीछे करके लिख लेना, ठीक है। यहाँ तो हमने इरेज कर दिया है, ठीक। अभी सुनो, इंडक्शन के बारे में बताओ, कैसे वो खाना बना लेता है भाई, बताओ। बीड़ी पी रहे हो क्या? हैं? क्यों नहीं से लगाया? इधर सुनो एकदम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, हाँ ये बताओ पहले जो जरूरी है। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर खाना पक जाता है, फिर खा लेते हो, सही है। ऐसा ही कुछ होता है, मुझे ऐसा लगता है ना। चारपाई ज़्यादा लग रही है और कुछ तो ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। ऊपर एक लेयर ऑफ द प्लेट होती है जिसके ऊपर हम रखते हैं। कुछ हमारा अगर सबके घर पे हो, जिनके घर पे हो वो तो ज़रूरी एक बार करके देखिएगा, थोड़ा सा बचे रहिएगा, इंडक्शन ख़राब ना हो, नहीं करंट मारेगा, ठीक है। इंडक्शन ना ख़राब हो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो करंट ना ही मारेगी। तो इस पे कब खाना बनता है? जब कोई बर्तन रखते हैं ना, कौन सा, मेटेलिक, प्लास्टिक का रख दे तो रखे हो, है कि नहीं? किसके यहाँ है? तुम्हारे यहाँ है? तुम्हारे यहाँ है तो प्लास्टिक का रखेंगे तो जो है पहले वही बताएं अब। हाँ, नहीं बनता है। प्लास्टिक में नहीं बनता है। फिर क्या? फिर मेटल का रखते हैं। फिर मेटल का रखते हैं तो बन जाता है। तो ऐसा क्या है, दोनों में प्लास्टिक से लड़ाई है? शायद प्लास्टिक में क्यों नहीं बनता? प्लास्टिक में हीट कहाँ से होती है? मेटल में हीट होती है, प्लास्टिक में हीट नहीं होती है, इसलिए। लाइट कंडक्टर है। अच्छा, प्लास्टिक बैड कंडक्टर है और जो मेटल है वो गुड कंडक्टर है, सही है। तुम्हारा हाथ गुड कंडक्टर है ना, उसको रख के देखना हीट होता है? नहीं, आप बताओ। लेकिन उसे लिखा रहता है खाने पकाने के बाद हाथ में रखना है। खाना पकाने के बाद, क्योंकि वो बर्तन की वजह से वो गर्म हो जाता है। अब बताओ, हाथ रख देते तब भी कुछ नहीं। अभी तुमने एक वर्ड बोला कि हीट फ्लो होती है, हम कह रहे बर्तन थोड़ा सा ऊपर रखो, इंडक्शन थोड़ा सा नीचे रखो, उसके बीच में अपना हाथ रखो, नहीं वो तब भी थोड़ा सा ऊपर रहता तब भी वो काम करता है। हीट करेगा ना, हीट होगा ना भाई। मैंने आज क्या बनाना है, रोटी बनानी मान लो, तो रोटी नहीं बनती। नहीं बनेगी रोटी? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती रोटी? नहीं बनती क्या रोटी? सीखती नहीं उसमें। हाँ सीखेगी क्या है, तवा पे काम करेगा, बाकी थोड़ा ना सीखेगी क्या है। आपको रोटी जब बैड कंडक्टर, चलो ठीक है रोटी नहीं बनेगी, पानी तो बॉईल हो जाएगा, ये सीखती है। तवा गर्म हो जाएगा, ठीक है, वो सीखेगी नहीं बाकी। हाँ तो इसके बीच में हमने हाथ रख दिया ऐसे। अब ये गर्म होगा पानी, पहले मुझे ये बताओ, इस पर लिक्विड है वो। हाँ पानी गर्म होगा, सही है, होगा। जिसके जिसके घर पे है वो करके देखना, लेकिन रिस्क आपके हाथ में है, ठीक है। इंडक्शन खराब ना हो, थोड़ा सा ये दूर हो इंडक्शन नीचे, उसके बीच में अपना हाथ रखो तो पानी बॉईल होगा, आप करके देख लेना, ठीक। उसके बीच में अपना हाथ रख दो ऐसे, तुम्हारे हाथ को कुछ नहीं होगा, पानी फिर भी गर्म होगा। हाँ अब बताओ। अपने हाथ के ऊपर ना रखना, हाथ के ऊपर बर्तन रखोगे तो बर्तन तो गर्म होगा ही होगा, तो हाथ भी तब बर्तन की वजह से गर्म होगा। हम तुमको ये बताना चाह रहे कि इंडक्शन की वजह से तुम्हारे हाथ में कोई हीट जनरेट नहीं होती। थोड़ा सा ऊपर हो, डिस्टेंस हो, तीनों के बीच में डिस्टेंस हो, एयर का स्पेस हो,
फिर वैसे ज़्यादा ट्राई नहीं करना, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है, अलग अलग शायद रेंज पावर भी आती है। कम पावर पे चेक करना, ज़्यादा पावर पे नहीं, बहुत लो पावर पे। और मैंने पहले बोला जैसे आपके हाथ पे, आप अपने अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। कुछ हो तो मुझसे मत क्लेम करने आइएगा, मे भी आपका घर का इंडक्शन ख़राब हो, ठीक है। इंडक्शन खोल लो, अच्छा एक दिन खोल डालो इंडक्शन। अरे वो तो घर वाले बाद में खोलेंगे, पहले तुम इंडक्शन तो खोल लोगे ना। बस खोल के देखो इंडक्शन। बताओ भैया ऐसा क्या है इंडक्शन में, कौन सा जादू है कि उसकी मेटल के साथ बन रही है, तुम्हारे हाथ के साथ, प्लास्टिक के साथ, और बाकी लोग के साथ नहीं बन रही है। अभी तुमको जो बताया है ना थोड़ी देर पहले, फराडे का नियम, बेसिकली एक और करंट बनती है ईडी करंट, वो अभी हम डिस्क्राइब तो नहीं करेंगे, चैप्टर के बाद में है डिस्क्रिप्शन इसका, ईडी करंट आएगा। अच्छा, ईडी करंट से एक और हमें याद आया, मैं तुम्हें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आने लगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, ठीक है। मैं इसीलिए इसको थोड़ा इतना डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, इसका यूज कहाँ पे करेंगे। पहला यूज हमने कहाँ पे किया, इंडक्शन, तुम्हें अभी भी उसका जवाब नहीं पता, तो जानोगे तो अच्छा लगेगा। दूसरे नंबर पे हम तुमसे कहे, आज साइकिल है हमारी, ट्रेन है, ट्रेन नहीं तुम्हारी, एक गवर्नमेंट की है तो तुम्हारी है, ठीक है। सब गवर्नमेंट की सारी दी हुई चीज़ आपकी है, ठीक है। तो ट्रेन है, तो ट्रेन को जब हाई स्पीड में मान लो मूव कर रही है और ब्रेक लगाना होता है, कभी अगर ट्रेन में बैठे तो जब ब्रेक लगती है तो एक स्मेल टाइप की आती है, जलने की। अरे वो जलने की नहीं, इधर सुनो, इधर जब ट्रेन मूव करती है और उसमें ब्रेक की ब्रूसेस जो होती हैं, जो साइकिल में बुश नहीं लगी होती, जब ब्रेक दबाओ तो वो पहिए के साथ क्या होती है, ग्रिप बनाती हैं, तो ट्रेन में भी वो होती हैं। नॉर्मल ट्रेन की बात करें अभी हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली और उसकी बात नहीं करें, इलेक्ट्रिक ट्रेन की। तो नॉर्मल ट्रेन को जब रोकना होता तो वो ब्रेक जो है उस पहिए से क्या होती हैं, रफ होती हैं, घिसती हुई, तो ट्रेन रुक जाती है, ठीक। लेकिन हम आपसे क्या, कोई ऐसा कुछ बताओ, क्योंकि अब भाई ब्रूसेस घिसेंगी, तो आप भी जानते हो साइकिल जब चलाते हो ब्रेक घिस जाते हो, गुट जो होता है आगे लगता है ब्रेक में, वो चेंज करना पड़ता है। तो ट्रेन तो भाई बहुत बड़ी है, उसका तो और भी चेंज करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस भी बढ़ गया। अब हम कुछ ऐसा चाहते, ब्रेक भी लगे लेकिन कोई चीज़ घिसे भी नहीं, हवा में ब्रेक लगे, हो सकता है हवा में ब्रेक, जादू नहीं, ऐसा होता है, तुम लोग बस वही तो हम तुम्हें बता रहे हैं, ऐसा होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी कोई हो जिसमें ब्रूसेस का यूज होता हो। इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो ब्रेक लगती हैं वो हवा में ही लगती हैं, कोई भी चीज़ रफ नहीं होती है। मतलब ट्रेन जा रही है, हमें ब्रेक लगाना है तो कुछ ऑन कर देंगे, ब्रेक लग जाएगा और पहिए में कुछ भी रफ नहीं होगा, कोई भी चीज़ घिसेगी नहीं। तो ये ब्रेक में भी काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कैसे आता है, मैं धीरे धीरे एक वीडियो भी आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में। तो दूसरा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा यूज होता है आपकी रियल लाइफ में, जो आप देख पाते हो, वो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ट्रेन हो गया। थर्ड कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर, जो सबसे ज़्यादा यूज में होता है, या फिर वायरलेस चार्जिंग टाइप का नाम सुने हो, या फिर किए होगे मोबाइल में, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। वायरलेस चार्जिंग समझो हवा में कोई चीज़ चार्ज हो रही। एक दिन और हमने तुमको टेस्ला कॉइल के बारे में थोड़ा सा बताया था, है ना। तो वायरलेस चार्जिंग के बारे में बताओ, हवा में मोबाइल चार्ज हो रहा, कोई भी कनेक्शन नहीं, फिर भी कैसे। इंटरनल एनर्जी चार्ज होता है। अरे पेपर में आया था। क्या आया था? अरे मतलब अगर फोन पॉकेट में रखा है, अगर आंचल तो धीरे धीरे चार्ज होगा। वो नहीं, वो अच्छे वाले मोबाइल है, आप धीरे धीरे चल रहे मोबाइल चार्ज, वो नहीं। हम कह रहे एक वायरलेस चार्जर यहाँ पे रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने मोबाइल रख दिया, कैसे चार्ज होने लगा, बस
इंडक्शन की वजह से। ठीक है, बेसिकली हम तुमको यहाँ से थोड़ा सा बताते हैं ये क्या होता है। ये ईडी करंट, देखो ईडी करंट तो नाम ही बाद में लेंगे, इसमें लगी होती छोटी छोटी कॉइल, तभी हम कह रहे हैं उसको तुम किसी दिन खोल लेना, जिस दिन घर वाले घर पे ना रहें, ठीक है, खोलना तो पता चलेगा, फिर बंद भी कर देना। बस इस चीज़ का याद रखना कि जैसे खोले थे वैसे ही बंद करना, पता चले खोले किसी और तरीके से बंद किसी और तरीके से तो फिर ख़राब हो जाए। यहाँ पे कॉइल्स होती हैं, कॉइल्स में क्या पास कराई जाती, एसी। क्या पास कराई जाती, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ये ऊपर आपका बर्तन रखा हुआ, कंटेनर रखा हुआ है, एसी पास कराएंगे। एसी मतलब क्या है, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लैक्चुएट होती है। और इंडिया में फ्लक्चुएशन कितना है, अरे 220 वोल्ट पोटेंशियल है आर में। हाँ, इंडिया में जो ये जो बल्ब है या फिर कोई भी जो करंट आ रही है वो 50 हर्ट्ज के साथ फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब 50 बार ऑसिलेट कर रहा है कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। आ रही बात समझ में। ये अगर आपको करना है तो आप स्लो मोशन में एक बल्ब की रिकॉर्डिंग कर लो, मुझे याद दिलाना तो मैं उसको आपको कल यहाँ पे इस वीडियो में शो कर दूंगा, आप भी करके देख सकते हो। हाँ, अरे कैमरा भी होना चाहिए स्लो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा, पता चले तुम जो फ्रेम सेट किए हो वो उतना अच्छा फ्रेम रिकॉर्डिंग। पता है क्या होता है, व्हाट इज कैमरा रिकॉर्डिंग, बहुत सारी इमेजेस 1 सेकेंड में फ्लो करा दी जाती है ना। अब मान लो जो बल्ब है, ऐसा मानते हैं कि वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, मतलब 50 बार 1 सेकेंड में क्या कर रहा है, जल रहा है और बुझ रहा है। लेकिन जो तुम दूसरा फ्रेम ले रहे हो, इमेजेस ले रहे हो, वो 50 सेकेंड की है ही नहीं, तो वो इमेजेस क्या उस बल्ब को ऑब्जर्व कर पाएगा। आ रही मेरी बात समझ में। जो कैमरा क्वालिटी है, कैमरा जो है फ्रेम पर सेकेंड होता है, FPS। आपने कैमरे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी फ्लिपकार्ट पे या किसी भी एक उस पे जाइए, और जब कैमरा पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा उसकी स्पेसिफिकेशन में 60 FPS है ना, और 120 FPS। दिस इज अ फ्रेम पर सेकेंड। कितनी फोटो 1 सेकेंड में खींची जा रही है, तो कितनी खींची गई हैं, 60। कितनी खींची गई, 100। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा, 120 FPS वाला, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल को, जब कोई चीज़ मूव करेगी तो ये ज़्यादा डिटेल को एक मान लो कोई भी चीज़ मूव करे तो ये उसी मूव वाली ऑब्जेक्ट को साथ 60 इमेजेज ही खींचेगा, ये 120, तो ये ज़्यादा डिटेल होगी, इसमें ज़्यादा डिटेल होंगी। ठीक है, तो 120 FPS ज़्यादा अच्छा होता है। या फिर आपने अब जो मोबाइल आने लगे हैं तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा, स्क्रीन का रेट क्या बोलते हैं, कौन सा रेट होता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है ना, 90 हर्ट्ज है ना। अगर वो कम होता है, जैसा आप लोग PUBG खेलते हैं तो उसमें भी ये आता है FPS। अगर आप ज़्यादा FPS में खेलेंगे तो मोबाइल ज़्यादा हीट होगा, उसको आप कम FPS पे लगा देंगे तो फिर क्या होगा, अब जब आप कम FPS पे लगा देंगे तो, लेकिन FPS तो कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यह आएगी कि डिटेल कम होगी, और जब आप उसे बहुत जल्दी जल्दी मूव कराएंगे तो इतनी जल्दी से मूव नहीं करेगा, थोड़ा सा क्या आएगा बीच में, लैगिंग करेगा। आ रही बात समझ में। इसलिए FPS ज़्यादा अच्छा हो जाता है। रिफ्रेश रेट अगर ज़्यादा होगा तो आप जैसे कोई भी चीज़ एकदम से मूव करते हैं तो एकदम स्मूथली चलेगा, स्क्रीन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन अगर रिफ्रेश रेट कम होगा तो फिर जब आप बहुत तेज़ी के साथ मूव कर, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया FPS की बात। अब यहाँ पे जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज की आ रही है, मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, 1 सेकेंड में कितने बार ऊपर नीचे, 50 टाइम्स 1 सेकेंड में। तो बताओ इस कंटेनर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई कि नहीं हुई,
फराडे ने एक चीज़ बताई, क्या बताई, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी किसी एरिया से तो करंट बनेगी। तार तो लगा नहीं जो करंट चली जाए, तो यहाँ पे एक सर्कुलेटिंग करंट बनेगी। कैसी करंट बनेगी? सर्कुलेटिंग करंट। कैसी करंट? ऐसी करंट जो उसी जगह पे क्या करेगी? मूव करेगी। और समझ लो करंट कहीं जा नहीं रही है, उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ मूव कर रहे हैं। फिर मतलब ऐसा है कि दो तार हैं, उनसे बल्ब ना जलाएं, दोनों तार को टच करा दें, स्पार्क होगा। स्पार्क तो तब जब टच करके हटा दें, हम कहते जोड़ दो, बहुत तेजी के साथ ओवरफ्लो, हीट हो जाएगा। यहाँ भी तो वही हो रहा है, हीट हो जाएगा। ठीक है, ये कंटेनर हीट, ये जो यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट बनी, इसी करंट को क्या बोलते हैं बेटा? ईडी करंट। वो फ्लो कंडक्टर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तभी तो मैंने हाथ में बोला कि ज़्यादा पावर का मत लगाना। मान लो अगर हाथ में बन गई, ठीक है, अरे ठीक है चल ले दो। तो ये समझ आया? हाँ, इसके बाद एक और हम आपको केस बताते हैं। ईडी करंट कभी कभी तो अच्छा होता है, कभी कभी बुरा। जैसे यहाँ अच्छा, ट्रांसफार्मर में ईडी करंट पता चले हम 100 जूल की एनर्जी दे रहे, 20 जूल तो ईडी करंट खाए जा रहा है, तो वहाँ ईडी करंट क्या हो गया? बेकार, यूजफुल नहीं हुआ, वेस्टेज हुआ। ब्रेक में हमारे लिए यूजफुल हुआ, यहाँ पे जो बन रहा है ये भी यूजफुल है। ठीक है, ईडी करंट बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। इसके बाद देखो, ट्रेन की ब्रेक को अगर हम बताएं तो पहिया भी ऐसे मूव कर रहा होता है, कुछ नहीं, हवा में ही। मान लो ये पहिया व्हील है, इसके बीच में इधर एक और इधर हाईली मैग्नेटिक फील्ड मूव करा दे रहे हैं, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे ये बताते पहले, आज इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक बता रहे, कल चैप्टर पे आएंगे। आज केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कल स्टार्टिंग से जितना भी चैप्टर में होगा सब चैप्टर की बातें करेंगे। आज केवल ये जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो हम आपको थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें जो आपको नहीं पता वो बता दे रहे हैं। इस पहिए में अच्छा एक चीज़, हाँ, ये अगर हमारा एक क्वेश्चन है, सिंपल मोटर है, जनरेटर है, बहुत छोटा सा जनरेटर, एक मोटर भी जनरेटर की तरह काम कर सकती है। नहीं यकीन है तो आप 10 रुपये वाली मोटर लेके आइएगा, उस पर एक एलईडी लगाइएगा, उस मोटर को मूव करिएगा, वो बल्ब जलेगा। तो एक सिंपल मोटर भी कैसे काम कर रही है? जनरेटर के जैसे करंट बना रही है। हम कह रहे हैं इसी मोटर को मूव करेंगे, एक बार एक बल्ब लगाएंगे, दूसरी बार इसी मोटर को, सेम मोटर है, इसमें 50 बल्ब लगाएंगे। नमस्कार। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? दोनों को घुमाएंगे तो दोनों में करंट बनेगा। इतना ऐसा लगेगा कि कोई नहीं कर रहा, 50 बल्ब बहुत धीरे से जलेगा, हमारा थोड़ा तेज जलेगा। क्यों? सारे बल्ब पैरेलल में जुड़े हैं तो पोटेंशियल तो सेम ही जाएगा, फिर जलना चाहिए सबको। अगर ये एक बार रिवॉल्व करने पे कुछ मूव करता है, एक बार मान लो ये रिवॉल्व 1 सेकेंड में 20 बार रिवोल्यूशन पे ये 3 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट करता है, तो दोनों में सेम 3 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि पैरेलल में जुड़ा तो सब में बराबर भी जाना चाहिए। फिर तो 50 वाले केस में, और अच्छा दोनों को मूव अगर तुम कराओगे, मान लो यहाँ से मूव करा दो, तुम्हें क्या फील आएगा? दोनों बहुत आसानी से मूव कर रहे हैं दोनों मोटर्स। करंट बनने का ये जो माइनस लगाया था ना अभी, ये माइनस ही यहाँ पे काम आता है। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, ये माइनस यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा। ये माइनस इज अपोजिशन। पहले तो हम तुमसे रियल कॉन्सेप्ट में बोले कि अगर ये दोनों मोटर को मूव कराओगे तो दोनों जनरेटर को, मोटर ना बोलो जनरेटर बोलो, दोनों जनरेटर को अगर मूव कराओगे तो ये बहुत आसानी से मूव हो जाएगा, लेकिन ये आसानी से मूव नहीं होगा। अब इमेजिन करो कि हम दोनों को बहुत आराम से ही मूव करा रहे हैं और दोनों में ये एक में एक बल्ब भी जल रहा, दूसरे में 50 बल्ब भी जल रहा है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है।
इतना होने लग फिर तो हम तो पूरा घर का मोहल्ले की बिजली दे जाके हम, है कि नहीं। तो इसको मूव कराने में हमें 50 जूल की एनर्जी, 50 जूल की पावर हमें देनी पड़ेगी, तभी इधर जाके 50 बल्ब। मतलब इधर अगर आप इनको मूव कराएंगे जोड़ के, तो ये जनरेटर, ये जो जनरेटर है ये आसानी से मूव नहीं होगा। अगर तुम्हें इसको मूव करने में 10 जूल लग रहे तो इसको मूव करने में 500 जूल लगेंगे। आ रही बात समझ में? ये माइनस यही है, मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज कराना है अपोजिशन उतना ज़्यादा होगा। कोई भी चीज़ अगर ईएमएफ बनना है तो अपोज करेगा उसी ईएमएफ। अब इसी तरह इंडक्शन के हमारे दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेम कॉइल में अपोजिशन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? दो अलग अलग कॉइल में इंडक्शन। बस इस चैप्टर में इतना ही है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने तुम्हें बताए। उसके बाद इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। इसके बाद फराडे के नियम हो ही गए। ये जो माइनस लगा है लेंज लॉ की वजह से आया है, इसको हम कल आपको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक, जब चैप्टर में आएगा। और इसके बाद जैसे एनर्जी डेंसिटी आपने पढ़ा है, हाफ CV², इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV², और एनर्जी डेंसिटी वहाँ पे निकाला हाफ ε0E², इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का अगर हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं, एक सिंपल बल्ब बना हुआ है, उस बल्ब को मान लो आप घर पे चार्जर में ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाते हैं। आप चार्जर बंद कर देते, लेकिन जो उसका रेड वाला बल्ब या फिर जो भी बल्ब है, रेड ग्रीन ब्लू जैसा भी होता है, थोड़ी देर तक जला करता है। तो एनर्जी तो जल रहा, मतलब एनर्जी है अंदर, तो एनर्जी स्टोर हुई किसी फॉर्म में। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? मैग्नेटिक के फॉर्म में, ठीक है। तो मैग्नेटिक के फॉर्म में एनर्जी कितना स्टोर होती है, कितना होती है, और एनर्जी डेंसिटी कितना होती है, ये भी क्लियर करेंगे कल मतलब आने वाले इन चैप्टर्स में। उसके बाद एक जनरेटर जो तुमने पहले पढ़ा था सिंपल 10th में, उसमें कोई फार्मूला नहीं डिराइव किया था। यहाँ फार्मूला हम उस जनरेटर का डिफरेंशियल फॉर्म में डिराइव करेंगे, कितना ईएमएफ बनेगा और कितना नहीं बनेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल से जो आपके थ्योरी, जो मेन थ्योरी है बुक की, उसको हम डिस्क्राइब करें। ये आप लोग थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में ये चीज़ लिख लीजिएगा कि हाँ ये चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है, इस चैप्टर में कोई चीज़ ऐसे होती है, कोई चीज़ ये होती है, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट नए मिल रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ जो आपकी रियल लाइफ में वही चीज़ बताई, कुछ बाहर का भी होता है वो नहीं बताया है, ठीक है। बाहर भी बहुत सारी चीज़ें जो इंडक्शन और बाकी चीज़ों पर काम करती हैं, ठीक है। इतना लिख लेना।